हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इंडिया के टॉप 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सब पिछले 2 क्लासेज में विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कल जो हम लोग पढ़ रहे थे सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन, उसमें जो सामान्य अभिलेख थे, जो जनरल डॉक्यूमेंट्स थे, उनमें लॉगबुक क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। लेकिन वहीं पर एक शब्द आया था मीना मंच, वहीं पर आया था अभिभावक शिक्षक संघ, वहीं पर आया था मातृ शिक्षक संघ, है ना, वहीं पर आया था ग्राम शिक्षा समिति। तो हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं किए थे, तो आज मैं उस पॉइंटों पे भी चर्चा करूंगा आपके साथ। साथ साथ एमडीएम के बारे में, मिड डे मील योजना के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी अध्यापकों से संबंधित एक अभिलेख के अंतर्गत आता था, मध्याह्न भोजन योजना वाला प्लान। उसके बाद तब हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, क्या होता है पर्यवेक्षण और निरीक्षण क्या होता है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो पहले आप सभी का क्रैकॉल टीचिंग एग्जाम के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अतुल त्रिपाठी है। मेरे पास पिछले कई वर्षों का एक अनुभव है टीचिंग का, खासकर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, टीचिंग स्किल, लाइफ स्किल, टीचिंग एप्टीट्यूड। मैं अपनी पूरी क्लासेज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप सब हमारी क्लासेज को देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंडिया के इस टॉप 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को यदि आप ज्वाइन करते हैं मेरे भाई, तो आपको क्या क्या बेनिफिट है इसको ज्वाइन करने का, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट है। तो आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, साथ साथ लाइव टेस्ट एंड क्विज का प्रोसेस है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा का पूरा फुली स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है और अनलिमिटेड एक्सेस, आप एक से अधिक बार क्लासेस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जिनकी आपको फ्री क्लासेस देखने का मौका मिलता है यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं। साथ साथ बहुत ऐसे कोर्सेज हैं जो यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। जैसे सीटेट पेपर सेकंड की बात करें तो कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस। अगर आप प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी की बात करें तो क्रैश कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। बहुत ऐसे कोर्सेज हैं जो रिसेंटली स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, जैसे आप मैथमेटिक्स की बात करें। कंप्रेसिव सिलेबस के अंतर्गत देखें, अगर कंप्रेसिव सिलेबस के अंतर्गत देखा जाए तो सीटीटी पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 33 कोर्सेज, पेपर सेकंड के अंतर्गत 19 कोर्सेज, यूपीटीटी पेपर सेकंड के अंतर्गत 18 कोर्सेज और सुपर टीटी के अंतर्गत 13 कोर्सेज इंक्लूडेड है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को पे यदि आप जुड़ते हैं मेरे भाई, तो आपको क्या क्या एडवांटेज है जुड़ने का। आपको यहाँ शेड्यूल टू वाइज पूरा वर्क प्लान मिलता है। लैंग्वेज का यहाँ कोई बैरियर नहीं है। लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर, आप एक से अधिक बार क्लासेस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर आप अपने एजुकेटर से बराबर इंटरेक्ट होने का आपको मौका मिलता है। अपने डाउट्स को क्लियर आप कर सकते हैं और साथ साथ आप आंसर लाइव पोल के द्वारा भी दे सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जुड़ने से आपको एक फ़ायदा और मिलता है कि आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विज से जुड़ने का मौका मिलता है। आप पूरी प्रिपरेशन की डिटेल रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ आप लर्निंग मटेरियल को पीडीएफ के फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर यदि आप जुड़ते हैं, आप सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हैं, तो मेरे भाई कौन सा प्लान सबसे बेस्ट होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। वैसे तो बहुत सारे प्लान हैं, 1 मंथ के, 3 मंथ के, 6 मंथ के, लेकिन किसी भी प्रिपरेशन के लिए, जब आप किसी भी परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसके लिए एक टाइमिंग होना चाहिए। 2-4 मंथ का एक कोर्स होना चाहिए जिसमें पूरा फुली कोर्स आपको मिल जाए, है ना। साथ साथ बहुत सारे टेस्ट पेपर आपको मिल जाए, बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको मिले। तो आपको बताएं, 12 मंथ का एक प्लान है जिसके लिए आपको पे करना होता है 6,000 रुपये। आप ये प्लान ले सकते हैं, बेस्ट प्लान है। लेकिन अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं अतुल, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आप 5,400 रुपये आपको पे करना होगा, 5,400 रुपये आपको पे करना होगा। दूसरा 24 मंथ का एक कोर्स है जिसके लिए आपको पे करना होता है 7200 रुपये। इसमें हमारा सब्सक्रिप्शन कोड क्या होगा, अतुल, और आपको 10% डिस्काउंट यहाँ भी मिलेगा। तो आपको केवल और केवल पे करना होगा 6,480 रुपये। तो एक बढ़िया ऑफर है, एक बेस्ट ऑफर है, आप जुड़ सकते हैं। हमारा जो सब्सक्रिप्शन कोड है वो अतुल है, आप इसका यूज करिए सब्सक्रिप्शन के दौरान, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट भी है। आइए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू करते हैं।
हम लोगों ने लास्ट में इस टॉपिक के अंतर्गत जो विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन जो ये टॉपिक चल रहा था, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने, आप देखो तो हम लोगों ने ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे अध्ययन किया था, बहुत सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने अध्ययन किया था। जैसे आपको बताएं तो आपको मैंने यहाँ पर एक शब्द सिखाया था कि प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। पहली क्लास में अगर आप देखो, आपको मैंने इसके साथ साथ, प्रबंधन के साथ साथ आपको मैंने यहीं पर एक चीज सिखा दिया था, विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, मैनेजमेंट किसे कहते हैं और स्कूल मैनेजमेंट किसे बोलते हैं। विद्यालय प्रबंधन के अर्थ के बाद हमने तीसरे पॉइंट पर सीख लिया था विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया क्या होती है। विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया, थर्ड पॉइंट ये सीख लिया था। याद करो, इसी के साथ साथ हम लोग अंतिम पॉइंट पे चर्चा कर रहे थे विद्यालय प्रबंधन के संसाधनों पर, विद्यालय प्रबंधन के संसाधनों पर, विद्यालय प्रबंधन के संसाधनों पर। मैंने आपको यहाँ मैनेजमेंट के बारे, प्रबंधन के बारे में बताया था। याद करो, अगर हमारी बात को आपको, अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी या समझी होगी, तो मैंने यही कहा था कि जब अनेक लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से जब हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते थे, प्रबंधन बोलते हैं। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन क्या होता है, तो मैंने कहा था कि आप समाज का एक लघु रूप है विद्यालय, और इसको अगर आप परिभाषित करेंगे तो यही आप कह रहे थे कि विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों की मदद से कम व्यय में, कम समय में किसी उद्देश्य की प्राप्ति कर लेना, किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त कर लेना, वो विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। याद करो तो विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने बताया था कि विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः 6 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिनमें सबसे पहले आपको मैंने बताया कि सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको एक प्लान करना होता है, एक योजना बनाना होता है। मैंने योजना के साथ साथ मैंने ये भी कहा था, इस योजना के सफल संचालन के लिए कुछ लोगों की जरूरत होगी, तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा, एक संगठन की जरूरत होगी, जहां पर 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर काम करें। तीसरा, इस संगठन के बाद मैंने कहा था कि किसी भी कार्य को सही दिशा में हम लोग कर पाए, जो संगठन के लोग हैं 2-4 लोग, उसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, तो गाइडेंस की, निर्देशन की जरूरत पड़ेगी। याद करो, निर्देशन के बाद मैंने कहा था कि किसी भी कार्य के सफल संचालन के लिए, इसको और आगे बढ़ावा देने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। तो चौथा ये। पांचवा, मैंने आपसे कहा था कि मोटिवेशन के साथ साथ कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो कंट्रोलर के रूप में, जो नियंत्रण के रूप में कार्य करे, जो हमारे कार्यों पर नियंत्रण कर पाए। और लास्ट तब मैंने कहा था, तब जाके आप कहीं ना कहीं अपने निर्णय पर पहुंच पाते हैं, अपने रिजल्ट पर तब आप पहुंच पा जाते हैं। ठीक है, तो टोटल विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत ये 6 प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें एक योजना का निर्माण करना होता है, एक प्लान बनाना होता है। तो सबसे पहला आता है प्लानिंग। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन। इस योजना को सफल बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। निर्देशन, डायरेक्शन की बात करें तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इस संगठन में जो भी लोग हैं वो सही डायरेक्शन में काम करें, उसके लिए एक निर्देशन की जरूरत होगी। और आप जानते हैं, किसी भी कार्य को जब हम कर रहे हों, जो लोग कर रहे हों, तो उनके करने में कोई इंटरेस्ट में कमी ना आ पाए, इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। फिर जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं, किसी भी योजना के सफल संचालन के लिए कार्य कर रहे होते हैं, तो उस पर किसी की नज़र होनी चाहिए, कोई ना कोई कंट्रोलर होना चाहिए जो हमारे कार्यों को देख पाए कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं।
तब जाके हम अपने सही रिजल्ट पर पहुंच पाते हैं, तब हम जाके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाते हैं, वही हमारा रिजल्ट कहलाता है। ये 6 स्टेप होते हैं विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत। याद करो, मैंने ये भी बताया था विद्यालय प्रबंधन के संसाधन में कि विद्यालय प्रबंधन के संसाधन में मुख्यतः हम इनको 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनके बिना विद्यालय में शिक्षा का सफल संचालन नहीं हो सकता है ना। तो उनको हम लोगों ने एक नाम दिया था मुख्य संसाधन। ठीक है, इनको हमने नाम दिया था क्या? मुख्य संसाधन। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो मुख्य संसाधन को आगे बढ़ावा देने में मदद करते हैं, वो कहलाते हैं कौन से? तो आपको बताना है वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो गौड़ संसाधन कहलाते हैं। मुख्य संसाधन के अंतर्गत मैंने आपसे कहा था कि ये 3 मुख्यतः संसाधन आते हैं जिनको हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था मुख्य संसाधन में या विद्यालय जो मुख्य संसाधन थे उनमें सबसे पहला संसाधन मैंने आपको बताया था वो कौन से होते हैं? भौतिक संसाधन। ठीक है, और यहाँ मैंने कहा था भौतिक संसाधनों में आपके विद्यालय के भवन से लेकर और विद्यालय का कैसा आकार होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि विद्यालय का भवन कैसा होना चाहिए, तो आपने कहा था कि दक्षिण पूर्व दिशा में, है ना, इस प्रकार से विद्यालय की भवन हमारा होना चाहिए। साथ साथ मैंने ये भी आपसे कहा था, याद करो, तो ये भी कहा था कि दक्षिण पूर्व पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में विद्यालय हो, विद्यालय का आकार कैसा हो, तो या तो आई के रूप में या तो एल के रूप में, ठीक है, या तो आपको मैंने कहा था यू के रूप में, या तो एच के रूप में, या तो ई के रूप में, या तो टी के रूप में, या तो वाई के रूप में। सबसे ज़्यादा जो व्यवहारिक है वो ई वाला प्रचलित है, तो ई के फॉर्म में ज़्यादा विद्यालय आपको मिलते हैं। भौतिक संसाधन के बाद हमने आपको बताया था मानवीय संसाधनों के बारे में। हमने कहा था मानवीय संसाधन के अंतर्गत मुख्यतः मेरे भाई 4 लोग आते हैं, 4 प्रकार के लोग आते हैं, जिनमें सबसे पहले प्रधानाध्यापक, दूसरा शिक्षक, तीसरा छात्र और 5वां जो आता है वो वहाँ का समुदाय आता है। आप प्रधानाध्यापक का कार्य जानते हैं, शिक्षक का कार्य जानते हैं, एक बच्चों का कार्य जानते हैं, लेकिन जो समुदाय होते हैं उसके क्या कार्य होते हैं कि विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए जो बेंचेज की व्यवस्था करेगा, कहाँ विद्यालय स्थापित किया जाए उस स्थान की व्यवस्था, उस विद्यालय के साफ सफाई और इन चीज़ों में योगदान देने में वहाँ का समुदाय मदद करता है। बच्चों को विद्यालय भेजने में समुदाय मदद करता है। ठीक है, तो ये भौतिक संसाधन और ये मानवीय संसाधन। तीसरा याद करो, तो मैंने कहा था बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसी भी विद्यालय के सफल संचालन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वहाँ का फाइनेंशियल रिसोर्स। ठीक है, वित्तीय संसाधन बहुत जरूरी है। और मैंने आपको इस वित्तीय संसाधन के अंतर्गत वो सारी चीज़ें बताई थी कि विद्यालय विकास अनुदान आता है, 3 प्रकार के अनुदान आते हैं, आपको मैंने बताया था, याद करें तो आप 3 प्रकार के अनुदान, एक विद्यालय विकास अनुदान, एक TLM ग्रांट आता है जो शिक्षण सहायक सामग्री अनुदान होता है, और तीसरा विद्यालय रखरखाव स्कूल मेंटेनेंस ग्रांट आता है। जब आप विद्यालय विकास अनुदान की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि प्रत्येक विद्यालय को, जैसे प्राथमिक विद्यालय है तो उसको 5,000 और उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो उसको 7,000 रुपये दिए जाते हैं विद्यालय रखरखाव के लिए। जो कुछ भी मरम्मत वाली चीज़ें हैं, है ना, उसको मरम्मत करने के लिए ये सब चीज़ों के रूप में अनुदान दिया जाता है। विद्यालय उपकरणों की मरम्मत, फर्नीचर की व्यवस्था के लिए, है ना, दरी चटाई इसकी व्यवस्था करने के लिए ये सब काम दिए जाते हैं। विद्यालय TLM ग्रांट के अंदर मैंने कहा था कि प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष 500 रुपये दिए जाते हैं, है ना, किस लिए? तो TLM निर्माण के लिए उनको दिए जाते हैं। तीसरा मैंने आपसे कहा था कि विद्यालय रखरखाव में, तो हमने कहा था शासन स्तर पर विद्यालय में जो टूट फूट है उसकी मरम्मत के लिए, रखरखाव के लिए कुछ अनुदान दिए जाते हैं। जैसे 3 कमरे वाले विद्यालयों के लिए 5,000 रुपये और 3 से अधिक कमरे वाले विद्यालयों के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं। कब से प्रस्तावित है? 2015-16 से प्रस्तावित है। मैंने ये कहा था वित्तीय संसाधन के अंतर्गत। गौड़ संसाधन में मैंने कहा था सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत अगर देखें तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत ये 3 प्रकार के आते हैं, जैसे कि आप कहते हैं पहला शैक्षणिक प्रबंधन, पहला कौन सा आता है?
शैक्षणिक प्रबंधन, है ना, एजुकेशनल रिसोर्स, और दूसरा मैंने आपसे कहा था शैक्षणिक प्रबंधन के साथ साथ यहीं पर आता है आपका दूसरा समय प्रबंधन। समय प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी बताया था। सुपर टीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चैप्टर ये मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तीसरा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन तीसरा ये आता है ना। और चौथा मैंने कहा था कि चौथा इसी के अंतर्गत आता है सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन, जिस पर हमारी चर्चा भी चल रही थी, जिस पर हमारी चर्चा चल रही थी, सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, सूचनाओं एवं अभिलेखों के प्रबंधन के बारे में चर्चा कर रहे थे। आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने सूचनाओं एवं अभिलेखों के प्रबंधन में सबसे पहले सामान्य अभिलेख की चर्चा की थी, जनरल डॉक्यूमेंट की चर्चा की थी। सामान्य अभिलेख क्या होते हैं हमारी इस पर चर्चा हुई थी। जनरल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं इन पर हमारी चर्चा हुई थी। तो मैंने कहा था इसके अंतर्गत ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स आते हैं। जनरल डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक बुक के बारे में जिसको हम लोग लॉग बुक के नाम से जानते हैं। ठीक है। तीसरा अभिभावक शिक्षक संघ, है ना, इसके बारे में, अभिभावक शिक्षक संघ के बारे में, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था मात्र शिक्षक संघ, है ना, जिसको हम लोग बोलते थे MTA। चौथा हम लोग ने पढ़ा था ग्राम शिक्षा समिति पंजिका, इसके बारे में। और चौथा हम लोग इसके बाद जो पांचवा पढ़ रहे थे उनमें एक इम्पॉर्टेंट था, वो था मीना मंच। मीना मंच तो लॉग बुक मैंने आपको बता दिया था कि लॉग बुक होता क्या है। तो हमने कहा था कि लॉग बुक विद्यालय की एक डायरी होती है। आप लिखना चाहें इसके बारे में तो एक बार फिर से एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। देखिए लॉग बुक अगर आप देखेंगे तो लॉग बुक को आप परिभाषित करेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं। लॉग बुक होता क्या है, यह विद्यालय की एक डायरी है। लॉग बुक क्या है, तो ये विद्यालय की एक डायरी। ठीक है, यहाँ क्या होता है, विद्यालय से संबंधित या विद्यालय की विशेष घटनाओं, कोई भी घटना, जैसे विद्यालय में कोई 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब का प्रोग्राम हुआ, उससे संबंधित कोई भी योजना, कोई भी नवीन पाठ्यक्रम या कोई भी विद्यालय के कार्यों, है ना, इसमें आने जाने वाली सूचनाओं, जैसे विद्यालय से आने जाने वाली कोई सूचनाओं की, है ना, इसका निरीक्षण, कोई निरीक्षण संबंधी कार्य, वो सब लिखा होता है। कह सकते हैं एक ऐसी डायरी जहाँ विद्यालय की विशेष घटनाओं, ठीक, योजनाओं, नवीन पाठ्यपुस्तक, नवीन पाठ्यपुस्तकों, विद्यालय के कार्य, आने जाने वाली सूचना,
का विवरण, निरीक्षण संबंधी निरीक्षण संबंधी कार्य का विवरण लिखा होता। ठीक, मतलब एक ऐसी डायरी जहां विद्यालय की विशेष घटनाओं, योजनाओं, नवीन पाठ्य पुस्तकों, विद्यालय कार्य, आने जाने वाली सूचनाओं का विवरण, कोई निरीक्षण संबंधी कार्य, इन सब का पूरा विवरण लिखा होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लॉगबुक बोलते हैं। ठीक है, लॉगबुक के साथ साथ अगर दूसरे डॉक्यूमेंट्स की हम लोग बात करें, दूसरे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मैंने आपको ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दें, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो आप पढ़ते हैं अभिभावक शिक्षक संघ के बारे में, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन आप इंग्लिश में बोलते हैं, या कहीं कहीं लिखा होता है पीटीए, अभिभावक शिक्षक संघ, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। ठीक है, अभिभावक शिक्षक संघ क्या होता है, इसमें क्या कितने लोग होते हैं, तो हम बताएं कि ऐसा कहा जाता है कि विद्यालय प्रबंधन में जितने भी सामुदायिक सहयोग के द्वारा और बच्चों के जो बच्चे विद्यालय पढ़ने आते हैं उनके अभिभावकों के द्वारा जो भी सहयोग प्रदान किया जाता है, जो भी उन लोगों का सहयोग होता है बच्चों को भेजने में या विद्यालय के कार्यों को और आगे बढ़ाने में, वो सब अभिभावक शिक्षक संघ के अंतर्गत आता है। जैसे अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं, अभिभावक भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, है ना। तो हम आपको बताएं कि पूरी गठित टीम होती है, एक पूरा संगठन होता है, आप कह सकते हैं यह एक प्रकार का ऐसा संगठन है जहां पर कौन कौन होता है, तो अभिभावक, प्रधानाध्यापक, है ना, जहां अभिभावक, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, प्रधानाध्यापक हो गए, साथ साथ ठीक है 3 सदस्य। कैसे सदस्य होंगे तो हम आपको बताएंगे, कितना नंबर होगा, 3 सदस्य। ये लोग करते क्या हैं, ये लोग जैसे जो विद्यालय में है वो विद्यालय में गांव से बच्चों को लेके आना, पूरे समय उनकी उपस्थिति करना, ठीक है, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु में कठिनाइयों को दूर करना, ठीक, बहुत सारी सामग्री उपलब्ध कराना। अब इसमें अभिभावक कौन होता है, प्रधानाध्यापक कौन होता है, तो हम आपको बताएं कि इसमें जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक, अध्यक्ष अभिभावक होता है। और सदस्य सचिव की बात करें, सदस्य सचिव जो होता है वो प्रधानाध्यापक होता है। ठीक, अगर आप सदस्य की बात करें तो अभी आपको बताया सदस्य में केवल ऐसे होते हैं, तीसरे नंबर पे सदस्य होते हैं। और इसमें कौन लोग होते हैं, तो विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले 5 छात्रों की अभिभावक और विद्यालय का एक शिक्षक, है ना। आप लिख सकते हैं विद्यालय में पढ़ रहे 5 छात्रों के अभिभावक, और साथ साथ कौन होगा, साथ साथ विद्यालय का एक शिक्षक। विद्यालय का एक शिक्षक
मतलब ये होते हैं पूरी टीम के अंदर, ये पूरा मेंबरशिप होता है, ये अध्यक्ष होते हैं, अभिभावक है ना, साथ साथ सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक होता है, सदस्य कौन होता है, विद्यालय में पढ़ रहे 5 छात्रों के अभिभावक और विद्यालय का एक शिक्षक की समिति। सबका यही काम है कि बच्चों को विद्यालय की तरफ जागरूक करना, गांव से बच्चों को विद्यालय में भेजना, और जो भी दिक्कतें हैं है ना, उन दिक्कतों को दूर करने का काम भी लोग करते थे। विद्यालय में कोई सुविधाएं नहीं है, उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने भी वो लोग मदद करते। सेम एज अगर आप देखें तो जैसे अभिभावक शिक्षक संघ काम करता था, वैसे ही सेम मात्र शिक्षक संघ भी काम करता है। आप इसे यम टीए बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी एक पूरी टीम होती है। विद्यालय में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वैसे ये निर्माण किया गया था। आप लिख सकते हैं इसका मुख्य काम क्या था, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमटीए का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत कुल कितने कैसे होते हैं, कौन कौन सा टीम होती है इसमें। जो भी छात्रा विद्यालय में पढ़ रही होती है उसमें किसी एक माँ को अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। और जो कोई एक विद्यालय की जो महिला शिक्षक है वो सचिव होती थी, और 5 सदस्य होते थे जिनमें छात्राओं की माताएं होती थी। इस प्रकार मातृ शिक्षण का निर्माण होता है। तो अगर आप देखें तो अध्यक्ष के पद पर कौन होता है, अध्यक्ष के पद पर अगर देखें किसी भी विद्यालय में पढ़ रही छात्रा की माताजी, सचिव, विद्यालय की महिला शिक्षक, और जो सदस्य थे 5 सदस्य विद्यालय में पढ़ रही बालिकाओं की माता, ठीक है। तो ये अध्यक्ष, सचिव, सदस्य के पद पर नियुक्त थे मातृ शिक्षक संघ के अंतर। ये बालिका को शिक्षा बढ़ावा देने के लिए काम किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। बाल पोषाहार के लिए भी को बढ़ावा मिले, इसके लिए भी इसका कमेटी बनाई गई थी, ठीक। मीना मंच के संचालन के लिए भी इसको चलाया गया था, ठीक। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था, ये तो मुख्य है। सेम है, आगे बढ़ेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट आता है प्रेजेंट टाइम में, ये पूछा जाता है मीना मंच के बारे में, ठीक है। मीना मंच क्या है, इसके बारे में आपको जानना होगा, इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछे भी जाते हैं मीना मंच क्या है, ठीक है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश परियोजना के अंतर्गत एक चलाया गया कार्यक्रम है, एक एनिमेशन है। मीना नाम की एक बालिका है। यहाँ पर मुख्यतः बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस भी कार्यक्रम को चलाया गया था। इसमें होता क्या है कि मीना नाम की जो बालिका है उसको विद्यालय जाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन उस कठिनाइयों के बाद भी वो विद्यालय जाती है, पढ़ती भी है ना, घर के काम भी करती है। तो ये लोगों को प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया कि लोग अपने बच्चियों को विद्यालय भेजें, और जो बालिकाएं हैं वो भी देखें तो वो भी प्रेरित हो और स्कूल आए पढ़ने, है ना। तो आपको बताएं इसके बारे में, आपको 6-7 पॉइंट जानना जरूरी है जो हमारे पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही कि मीना मंच के बारे में
किसके अंतर्गत चलाया गया कार्यक्रम है? तो मीना मंच परियोजना, ये जो है मीना मंच परियोजना, ये जो है मीना मंच परियोजना का श्रेय किसको जाता है? मीना मंच परियोजना का श्रेय उत्तर प्रदेश परियोजना को जाता है। किसको जाता है? उत्तर प्रदेश परियोजना को जाता है। ठीक है। दूसरा देखो, इसमें होता क्या है, इस कार्यक्रम के द्वारा या इसके द्वारा आप लिख सकते हैं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न, तथा बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, जागरूकता उत्पन्न करने। ठीक। के लिए इस योजना को चलाया। पूछा जाता है आपसे कि मीना मंच जो कार्यक्रम है वो किस लिए चलाया गया, तो आपको बताना है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने तथा बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस कार्यक्रम को हम लोग चलाते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, मीना इसमें क्या है कि मीना कौन है, तो हम लिखेंगे मीना के बारे में, मीना उस बालिका का प्रतीक है मीना एक बालिका का प्रतीक है, उस बालिका का प्रतीक है जो बालिका शिक्षा एवं बालिकाओं के अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुख्यतः बालिका शिक्षा को बढ़ावा से ही संबंधित यह है, जो बालिका शिक्षा एवं बालिकाओं के अधिकारों, एवं बालिकाओं के अधिकारों एवं बालिकाओं के अधिकारों के प्रति सचेतक के रूप में यूनिसेफ द्वारा विकसित चरित्र, यूनिसेफ द्वारा विकसित चरित्र है, यूनिसेफ द्वारा विकसित चरित्र है। अब यहाँ पर अधिकारियों के प्रति सचेतक के रूप में, मतलब आप कह सकते हैं सही बालिकाओं के अधिकारों के प्रति सचेत के रूप में, मतलब उनको सचेत करने के लिए बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक, आप इसको लिख लो जागरूकता के रूप में। यहाँ पर एक शब्द आप और लिख सकते हो जागरूकता के रूप में, है ना। किसके द्वारा, तो यूनिसेफ के द्वारा विकसित किया गया। यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ क्या है, तो आपको बताएं यूनिसेफ क्या है। तो इसका पूरा नाम अगर आप लिखना चाहें यूनिसेफ का तो लिख सकते हैं। यूनिसेफ क्या है पूरा, तो आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड
इसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया, यूनिसेफ के द्वारा के अंतर्गत इस कार्यक्रम को चलाया गया था, जिसमें मीना या ऐसी बालिका का चरित्र है जो बालिका शिक्षा एवं बालिकाओं के अधिकारों को दिलाने में मदद करती है, सहायता करती है। ठीक है, ये जो क्लब बनाया गया, जो यूनिसेफ के द्वारा ये जो क्लब बनाया गया, इस क्लब में था क्या, कहा जाता है कि क्लब के रूप में जो संगठित जो क्लब बना, इसमें क्या था, क्लब के रूप में संगठित कितने से कितने, तो 11 से लेकर 18 ईयर, 11 से 18 ईयर बालिकाओं के समूह को मीना मंच नाम दिया गया। मीना मंच नाम, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर आप देखें तो इस कार्यक्रम में क्या क्या प्रदर्शित किया गया, तो आप लिख सकते हैं इस कार्यक्रम में यह प्रदर्शित किया गया। पूरा कार्यक्रम देखिए क्या था, इस कार्यक्रम में यह प्रदर्शित किया गया कि मीना को शिक्षा प्राप्त करने, में अनेक बाधाएं का सामना करना पड़ा। अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, फिर भी उसे विद्यालय में प्रवेश लिया। फिर उसने विद्यालय में क्या प्रवेश लिया और शिक्षा प्राप्त की। तमाम प्रकार की समस्याएं, बहुत बाधाएं हैं, लेकिन फिर भी उसने विद्यालय में प्रवेश लिया और शिक्षा प्राप्त की। ठीक, अगर आप देखें वर्तमान में ये जो मीना मंच का कार्यक्रम है, तो आप कह सकते हैं वर्तमान में सब जगह, सभी राज्यों में इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के प्रत्येक जिलों में, मीना मंच योजना संचालित की जा रही है। हर जगहों पे मीना मंच संचालित की जा रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आप कह सकते हैं मीना मंच द्वारा क्या किया जा रहा है, वर्तमान में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता एवं चेतना उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता एवं चेतना उत्पन्न कर रहा है। क्या क्या उद्देश्य था, इतना अगर आप मीना मंच के बारे में इतना जानते हैं तो क्या उद्देश्य था, इसके बारे में आपको बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये मीना मंच, पूछा जाने वाला प्रश्न है कि मीना मंच जो परियोजना है, इसका श्रेय किसको जाता है, तो उत्तर प्रदेश परियोजना को जाता है। आप हर पॉइंट को एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए किसको जाता है, तो उत्तर प्रदेश परियोजना को जाता है। इसके द्वारा किसको बढ़ावा मिला, तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है।
किसको बढ़ावा मिला? बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए इस योजना को चलाया गया। मीना मुख्यतः उस बालिका का प्रतीक है जो शिक्षा एवं बालिकाओं के अधिकारों को दिलाने में मदद करता है। ये कार्यक्रम किसके द्वारा? तो यूनिसेफ के द्वारा विकसित किया गया। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस है ना, क्या नाम है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। एक क्लब बनाया गया। इस क्लब में संगठित मुख्यतः कितने वर्ष की बालिकाओं को रखा गया? तो मुख्यतः 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को एक समूह में रखा गया। ये कार्यक्रम के द्वारा यह प्रदर्शित किया गया कि मीना में क्या किया गया कि मीना में शिक्षा प्रदान करने में अनेक बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी उसने विद्यालय में प्रवेश लिया और शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान में राज्य के प्रत्येक जिले में मीना मंच योजना संचालित की जा रही है। मीना मंच वर्तमान के समय में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता एवं चेतना उत्पन्न कर रहा है। कब और कब स्थापित किया, कब संचालित किया गया, ये भी आप नोट करके 4-5 पॉइंट ये भी है, ये भी आप जान लीजिए। कब सबसे पहले और कहाँ आया और उद्देश्य क्या रहा। तो हम कहते हैं कि जब भी पूछे कब संचालित किया गया तो पॉइंट नंबर 1990 में 1990 में कार्यक्रम मीना मंच की संकल्पना आई। कार्यक्रम मीना मंच की संकल्पना आई। ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 2। ये भी ध्यान रखिएगा 1998 में उच्च प्राथमिक विद्यालय पर लागू। उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लागू। डेट पूछे तो ये भी जान लेना 14 सितंबर 1998, क्योंकि 14 सितंबर को इसका जन्मदिन माना जाता है मीना का, इसलिए 14 सितंबर ये याद रखना। कब से लागू? तो 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1998। फिर आगे इसको बढ़ावा मिला कब? तो सन 2002 में क्रियान्वयन हुआ। इस प्रोग्राम को क्रियान्वयन किया, इसको इम्प्लीमेंट किया गया, बढ़ावा मिला। और फिर आगे चलकर ये कब से प्रभावी हुआ? तो 2007 से ये कार्यक्रम प्रभावी माना जाता है। ठीक है, चौथा देखें अगर 2009 की कॉन्सेप्ट देखें, 2007 के बाद 9 का कॉन्सेप्ट देखें तो 2009 में मीना की दुनिया, 2009 में मीना की दुनिया कॉन्सेप्ट जो है इसी की क्या आई? तो संकल्पना आई। मीना की दुनिया कॉन्सेप्ट की एक संकल्पना आई, है ना। मीना की दुनिया नाम से कॉन्सेप्ट आया, इसकी संकल्पना आई। और 2010 में उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालय मिला, कि उच्च प्राथमिक विद्यालय मिला। साथ साथ ये भी कहा गया कि 2013 के दौरान 2013 में प्राथमिक उच्च प्राथमिक उच्च प्राथमिक और साथ साथ किसमें? तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय मिला। किसमें? कस्तूरबा गांधी विद्यालय मिला। तो ये फैक्ट डाटा है, ये डाटा भी आप रखिए अपने पास, डाटा भी नोट रखिए कि जरूरी कभी भी पूछ लेता है कब पहली बार आया, कब संकल्पना आई। तो 1990 में इसका एक संकल्पना आया। 1990 के दौरान इसकी क्या आई? तो संकल्पना 98 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में लागू, मुख्यतः 14 सितंबर को। 2002 में क्रियान्वयन हुआ, 2007 से प्रभावी। 2009 में मीना की दुनिया के कॉन्सेप्ट आया,
2010 में उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू हुआ और 2013 के दौरान प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा कस्तूरबा इन सभी विद्यालयों में लागू हुआ। उद्देश्य क्या था? मीना मंच का क्या क्या उद्देश्य था ये भी पढ़ लेते हैं। देखें, मीना मंच का उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य था? तो सबसे पहला उद्देश्य था बालिका शिक्षा का चौमुखी विकास। बालिका शिक्षा का चौमुखी विकास। दूसरा कि विद्यालय अपनी आयु सही समय पर प्रवेश ले, है ना। विद्यालय क्या लिखा? बालिकाएं सही आयु में विद्यालय प्रवेश, ठीक है। बालिकाएं सही आयु में विद्यालय में प्रवेश। तीसरा, बालिकाएं प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें। ठीक है। चौथा, बालिकाएं प्रतिदिन स्कूल जाएं। स्कूल जाएं। पांचवा उद्देश्य आप ये कह सकते हैं, बालिकाओं में नेतृत्व एवं सहयोग की भावना का विकास। ठीक। छठा, महिला जागरूकता को बढ़ावा देना। ऐसे बहुत सारे उद्देश्य है ना। हम इतना जनरली इतना उद्देश्य अगर जान रहे हैं कि बालिका शिक्षा के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ कहा गया, ठीक है। बालिका शिक्षा के चौमुखी विकास के बारे में कहा गया। बालिकाएं अपनी सही आयु में विद्यालय में प्रवेश करें, ये कहा गया। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें, प्रतिदिन स्कूल जाएं, नेतृत्व एवं सहयोग की भावना उनमें डेवलपमेंट हो पाए और महिला जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। तो आप एक प्रकार से मान सकते हैं ये मुख्यतः ये इतने उद्देश्य थे। तो ये रहा मीना मंच का कॉन्सेप्ट कि मीना मंच का श्रेय किसको जाता है, कब संचालित किया गया, मुख्य कार्य क्या था, ये सब आप जान गए। ठीक, आगे आते हैं, पढ़ते हैं। ये तो मुख्य जो केवल और केवल आपने देखा कि जितने भी ऐसे संसाधन थे, जितने भी आप कहते थे ऐसे संसाधन जो सामान्य अभिलेख के अंतर्गत आते थे, जिसमें लॉग बुक मुख्यतः था, अभिभावक शिक्षक संघ क्या है, मातृ शिक्षक संघ क्या है, ग्राम शिक्षा समिति पंजिका क्या है और मीना मंच क्या है, ये कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मुख्य संसाधन के बाद हमने आपको दूसरा संसाधन बताया क्या था, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख। दूसरा हमारा क्या था, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत जो जो आता है उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है उपस्थिति पंजिका। क्या आता है, उपस्थिति पंजिका। दूसरा क्या आता है ना, इसमें किसकी उपस्थिति, शिक्षक की, शिक्षक उपस्थिति पे टीचर अटेंडेंस रजिस्टर्ड आता है। दूसरा मैंने कहा था अवकाश पंजिका, ठीक है, ये भी शिक्षक के लिए। तीसरा अध्यापक दैनांदिनी, टीचर डायरी जिसको आप बोलते हैं, अध्यापक दैनांदिनी, ठीक है, अध्यापक दैनांदिनी। चौथा कौन सा आता है,
एमडीएम जिसको आप बोलते हैं मध्याह्न भोजन योजना, एमडीएम मध्याह्न भोजन योजना, ठीक। ये 4 मुख्यतः इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट आते हैं। इसके बारे में तो जाना बताना नहीं है आपको कि उपस्थिति पंजिका क्या होती है। आप जानते हैं जहाँ पर टीचर्स अपने डेली का एक रिपोर्ट देता है कि हाँ इतने समय विद्यालय आए, है ना। अवकाश पंजिका, कब कब उन्होंने अवकाश लिया बीच बीच में, है ना, क्या क्या अवकाश लिया, तो अवकाश संबंधी पंजिका। रोजाना शिक्षक ने क्या पढ़ाया वो जहाँ नोट करता है ना। कौन सा टॉपिक किस क्लास में पढ़ाया गया वो जहाँ नोट करता है, वो एक अध्यापक दैनंदिनी टीचर डायरी कहलाई। टीचर जहाँ पर अपने रोजाना किए गए क्रियाकलापों को नोट करता है, रोजाना अपने द्वारा किए गए क्रियाकलापों को नोट करता है, वो टीचर डायरी कहलाता है, ठीक। इसमें अगर आप एक लाइन लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ठीक। अध्यापक अपने रोज के क्रियाकलाप जहां लिखता है उसे अध्यापक दैनंदिनी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एमडीएम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में थोड़ा सा जानिए, ठीक है। एमडीएम के बारे में बताएं आपको। मध्याह्न भोजन योजना कब आया, क्या कार्य था, आपको बताते हैं। एमडीएम मध्याह्न भोजन योजना, देखिए हमारे विद्यालय में एक कमी ये थी कि हमारे विद्यालय में बच्चा पढ़ने आता था लेकिन वो कुछ दिन पढ़ता था, बीच में छोड़कर चला जाता था। तो उसी प्रक्रिया मतलब कुछ दिन आए पढ़े और बीच में अगर सत्र को लेफ्ट कर देते थे तो उसे हम लोग बोलते थे अपव्यय। क्या बोलते थे? अपव्यय। और एक ही क्लास में जब 1 साल से अधिक बार पढ़ते थे, एक बार फेल हुए फिर पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, तो कहलाता अवरोधन। सबसे बड़ी समस्या थी कि बहुत सारे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहुत कार्यक्रम चलाए गए थे, बहुत सारे स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत, लेकिन ये समस्याएं लगातार बनी रह गई। एमडीएम भी चलाने का यही उद्देश्य था कि हमारे विद्यालय में बच्चा आए और रुके, है ना। तो आपसे अगर पूछे एमडीएम योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई, तो आपको बताएं कि केंद्र सरकार के द्वारा एमडीएम योजना कब चलाई गई, तो 15 अगस्त 1995, ठीक है। एमडीएम योजना 15 अगस्त 1995 को संचालित की गई, ठीक है। दूसरा आपको बताएं एमडीएम का चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। एमडीएम योजना संचालित करने का जो मुख्य उद्देश्य था, उद्देश्य बालकों को विद्यालय में अस्थायी ठहराव, बालकों को विद्यालय में अस्थायी ठहराव तथा पौष्टिक भोजन प्रदान करना। कि हमारे यहाँ ये जो अपव्यय और अवरोध की सबसे बड़ी समस्या थी कि बच्चा आता था पढ़ने, कुछ दिन पढ़ता था, बीच में छोड़कर चला जाता था, है ना। तो बच्चा आए और परमानेंट यहाँ रुके और पढ़े, इसके लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया। सबसे पहले अगर देखें तो एमडीएम योजना ये थी। इस एमडीएम योजना के लिए क्या किया गया, ऐसे बालक जिनकी उपस्थिति 80% है, तो 80% उपस्थिति पर कितने किलोग्राम राशन देने की बात की गई थी, 3 किलोग्राम राशन देने की बात की गई थी। वो राशन गेहूं और चावल के रूप में हो सकता था। और ये योजना पूर्ण रूप से कौन से विद्यालय के लिए पहले लागू की गई, तो ये योजना पूर्ण रूप से प्राथमिक विद्यालय के लिए लागू की गई थी। मतलब अगर 80% उपस्थिति बच्चों की होगी तो उन्हें हम 3 किलोग्राम राशन देंगे, वो गेहूं के रूप में या चावल के रूप में। लेकिन बाद में इसकी सफलता को देखते हुए इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया और कहा गया कि ये कार्यक्रम प्राथमिक के साथ कौन से विद्यालय में लागू कर दिया जाए, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू किया जाए।
प्राइमरी और अपर इन दोनों विद्यालय में लागू करने पर बल दिया गया, लागू करने पर बल दिया गया। ठीक है, कब? तो ये वर्तमान में। अब पहले तो हम लोग बच्चों को राशन देते थे, अब क्या करते हैं? अब हम लोग क्या करते हैं वर्तमान में कि राशन नहीं देते हैं, बल्कि हम लोग एक वीक, एक सप्ताह की बात करें तो 6 दिनों में हम इनको 4 दिन किसके बने भोजन की देने की बात करते हैं, तो चावल के बने भोजन देते थे, और 2 दिन हम लोग किसकी भोजन देते थे, तो गेहूं के बने भोजन इनको प्रदान करते थे, है ना। बाद में और बढ़ावा मिला है, अगर आप देखो। इसके अलावा अभी देखो, ये कहा जाता है कि हम लोग जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होंगे, जो 1 to 5th का बालक होगा, है ना, इसको हम डेली कितने ग्राम भोजन देंगे, तो 100 ग्राम पौष्टिक आहार देंगे। और अगर कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय का बच्चा हो, 6 to 8 का बच्चा है, तो उसको हम 150 ग्राम भोज्य पदार्थ देंगे। और परिवर्तन हुआ, कहा गया अगर कोई प्राथमिक विद्यालय का बच्चा है तो उसको इस प्रकार भोजन देंगे जिसमें 450 किलोग्राम कैलोरी हो, ऐसी एनर्जी हो इसमें, साथ साथ कितने ग्राम प्रोटीन हो, तो 12 ग्राम प्रोटीन हो, ये कहा गया। लेकिन अगर कोई जूनियर का विद्यालय, 6 to 8 का विद्यालय हो, ये भी कहा गया कि इन विद्यालयों में कम से कम प्रत्येक बच्चे को ऐसा भोजन दे जिसमें 700 कैलोरी ऊर्जा हो, 700 किलो कैलोरी ऊर्जा मिले, और ठीक है, और 20 ग्राम प्रोटीन हो। ठीक, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, ये कहा गया। साथ साथ ये भी कहा गया, अगर कोई प्राथमिक विद्यालय है, अगर कोई प्राथमिक विद्यालय है और अगर कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय है, अगर कोई प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय है, तो प्राथमिक विद्यालयों में पर प्रत्येक बच्चों पर कितना पैसा, 3 रुपये 59 पैसे खर्च करने का प्रावधान आया। उच्च प्राथमिक विद्यालय पर 5 रुपये 39 पैसे खर्च करने के लिए कहा गया। और ये भी कहा गया कि प्रत्येक वर्ष, ये भी कहा गया प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में 7.5% की बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में 7.5% की बढ़ोतरी की जाएगी। अभी कुछ ना कुछ ऐसा भी एमडीएम के बारे में सुनने को आ रहा है, कुछ किताबें, जैसे आपका जो SCERT का डाटा है, उस SCERT के डाटा में ये जो पैसा खर्च करने की बात है, ये थोड़ा सा और बढ़ाया गया है। ठीक है, कहीं ये 3 रुपये जो आप 59 पैसे लिखते हैं, ये 3 रुपये से कुछ बढ़ाया गया है। प्रतिवर्ष 7.5% की बढ़ोतरी होती है ना, प्रतिवर्ष 7.5% की बढ़ोतरी करने की बात कही जाती है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष ये बदलता रहता है कन्वर्जन कास्ट के रूप में। अभी देखिए, कुछ किताबें लिखती कि वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में वर्तमान में ये जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, इनमें जो कन्वर्जन कास्ट आएगी, प्राथमिक विद्यालयों पर कितने रुपए, तो 3 रुपये 76 पैसे, और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितना, तो 5 रुपये कितने पैसे, तो इनमें 5 रुपये 65 पैसे खर्च करने का प्रावधान आया। यही पैसा जो खर्च होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन कास्ट, है ना। ये कन्वर्जन कास्ट चल रहा है वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय 3 रुपये 76 पैसे और 5 रुपये में 5 रुपये 65 पैसे। ठीक है, ये कन्वर्जन कास्ट के रूप में कहा गया। ठीक ठीक, और जो विद्यालय में जो गेहूं और चावल होगा वो निःशुल्क आएगा। ठीक है, तेल सब्जी इन पर जो बेरास है उसके लिए कन्वर्जन कास्ट विद्यालयों में आता है। ठीक है,
और जहाँ लिखा जाता है वही कन्वर्जेंट कास्ट जो पंजिका कहलाता है। तो ये ध्यान रखेगा, ये ध्यान रखेगा, ये ध्यान रखेगा, एक प्रकार से कन्वर्जन कास्ट के अंतर्गत ये पैसे यहाँ पर खर्च होते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप सब लोग यहाँ पर एमडीएम तक पढ़ चुके, मतलब अध्यापकों से संबंधित अभिलेखों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। शिक्षक शिक्षार्थी से संबंधित अभिलेख जो हैं उनमें केवल और केवल यही सब उपस्थिति पंजिका, गणवेश वितरण, छात्रवृत्ति पंजिका ये आता है। वित्तीय के अंतर्गत आपका ये बही खाता, दैनिक जो डेली का खर्च होता है, डेली कैश बुक होता है, वो आता है। तो हम लोग आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मुलाकात अगली क्लास में करते हैं। तो जो चीज़ें यहाँ बच गई उसको बताते हैं और एक नए टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पर लेके विदा, आज की क्लास में हम यहीं लेंगे विदा। आप सबसे मुलाकात करेंगे कल की क्लास में और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जो बच गया कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी चर्चा करेंगे और समय मिला तो एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक बार आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जैसा होगा आप बताइएगा। धन्यवाद। क्लास आज के लिए इतना ही।